प्रिज्म में हम लोगों ने लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट लेक्चर में। इसमें इक्विलैटरल प्रिज्म है, डेविएट्स अ रे थ्रू 45 डिग्री फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। देखो प्रिज्म में मैंने जो ग्राफ बताया था उसमें ये बात बोली थी कि अगर डेविएशन, कोई भी डेविएशन लेते हैं अगर हम, तो उस डेविएशन पे दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आते हैं। अगर उसमें से एक को हम आई बोलेंगे तो दूसरा वाला डेफिनेटली ई होगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो इक्विलैटरल प्रिज्म में ए का वैल्यू सबसे पहले 60 डिग्री हो गया और कह रहा है कि डेविएशन जो है वो 45 डिग्री है, डेल्टा इज 45 डिग्री फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो डेल्टा को हम लोग लिखते हैं आई प्लस ई माइनस ए। देखो यहाँ से, तो यहाँ से पहले एक काम करते हैं, आई प्लस ई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई प्लस ई ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री है, यानी कि आई माइनस ई गिवन है 15 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से तुम आई और ई निकाल लो, कितना बनेगा। आई की वैल्यू देखो ध्यान से, तो बन रही है 60 डिग्री, और ई की वैल्यू देखो ध्यान से, तो बन रही है 45 डिग्री। इतना काम कर लिया सबसे पहले। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखो एट फर्स्ट सरफेस पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से साइन आर वन निकाल के रख लो। साइन आर वन की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 2 म्यू। इसी तरह से एट सेकेंड सरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो तुमको मिलेगा साइन आर टू अपॉन साइन ई इज इक्वल टू 1/μ। और ई की वैल्यू हमको मालूम है कि ई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो ई 45 रख दो। देखो, तो यहाँ से तुम्हें साइन आर टू मिल जाएगा 1/√2 म्यू। अब साइन आर वन मिल गया, साइन आर टू मिल गया, तो हमारे पास एक और रिलेशन है कि आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होगा, ए यानी कि 60 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख लो, आर वन इज इक्वल टू 60 माइनस आर टू, और इस इक्वेशन का दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 माइनस आर टू, तो साइन आर वन की वैल्यू हो गई √3/2 म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो साइन ए कॉस आर टू। तो साइन आर टू अगर हमको मालूम है तो कॉस आर टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर आर टू, तो ये हो जाएगा 1/2 म्यू स्क्वायर माइनस कॉस 60 साइन आर टू की वैल्यू है √2 म्यू। देखो ध्यान से, तो अब इसको तुम सॉल्व करो ध्यान, तो इसमें म्यू डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आंसर बताया था इसमें हमने, 1.57 आएगा इसमें। निकाला किसी ने? यस सर। यस सर। आ रहा है ये आंसर? यस सर। यस सर। प्रिज्म में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ग्राफ जो है उस पर इंपॉर्टेंट है, वो ग्राफ जरूर ध्यान रखना है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है कि मिनिमम डेविएशन में क्या करेंगे, मैक्सिमम डेविएशन में क्या करेंगे, और किसी जनरल डेविएशन पे क्या प्रॉपर्टीज है। मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई इक्वल होंगे, मैक्सिमम डेविएशन में आई और ई में से कोई एक एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो करो ट्राई।
इसमें कह रहा है प्रिज्म एपेक्स एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, प्रोड्यूसेस मिनिमम डेविएशन दैट इज इक्वल टू एपेक्स एंगल, यानी कि डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल है। तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो देखो एक हमारे पास म्यू का फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो यहाँ पे रखो डेल्टा मिनिमम की जगह ए रखोगे तो ऊपर आएगा साइन ए और नीचे आएगा साइन ऑफ ए बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए बाई 2। देखो ध्यान से बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए है, ए की मिनिमम वैल्यू ऐसे समझ कर लो 0 होगी, तो मिनिमम वैल्यू अगर 0 होगी तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, और ए की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए जब 90 डिग्री होगा तो म्यू की मिनिमम वैल्यू √2 आएगी। चेक करो, तो म्यू पे कंडीशन ये आ गई कि म्यू की वैल्यू √2 और 2 के बीच में होगी। देखो क्लियर है क्वेश्चन। म्यू की वैल्यू √2 और 2 के बीच में आ रही है। √2 पे सर इक्वालिटी साइन आएगा ना। हाँ ठीक है, वो तो कर लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्या करना है तुम्हें इस केस में। कह रहा है कि रे पासेस अनडिविडेड थ्रू द सिस्टम। तो अब मालूम तो है नहीं, तो सपोज यहाँ पे एंगल अगर इसका थीटा बन रहा है और अंदर लाइट रे जा रही है, और इधर एंगल सपोज इसका I1 बन रहा है, ध्यान से देखना। तो अगर इधर I1 बन रहा होगा तो 90 होने की वजह से इधर 90 माइनस I1 बनेगा। ठीक है, फिर इधर जाएगा लाइट रे, तो इधर मान लो I2 बन रहा है, I2 बन रहा है, तो इधर फिर से 90 माइनस I2 बनेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म 90 होने की वजह से। और फिर इधर लाइट रे जाएगी तो इधर एज्यूम कर लेना I3 बन रहा है, और इसके दूसरे सरफेस पे यहाँ पे फिर से 90 माइनस I3 बनेगा। अब बस ये बताओ कि अनडेविएटेड जाने के लिए फाइनली इस रे का एंगल क्या होना चाहिए जिससे हम ये बोलें कि ये अनडेविएटेड जा रही है। क्यों भाई, अब जरा इसमें एक बात ध्यान से देखो कि ये वाली सरफेस, ठीक है, प्रिज्म की पहले वाली, और ये नॉर्मल पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो इस सरफेस से इस रे का एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब इस नॉर्मल से भी इसका एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये अनडेविएटेड की कंडीशन है। तो सबसे पहले तो जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहले जो बेसिक रे डायग्राम बना है उसमें कहीं कोई स्टेप में डाउट है तो बोलो। सही है, 90 माइनस थीटा वाला भाई R1 को अगर R1 की वैल्यू हम I1 ले रहे हैं तो R2 को A माइनस R1 लिख सकते हैं ना, और A की वैल्यू 90 डिग्री है सभी के लिए। समझ गए सर एक बार वो 90 माइनस थीटा वाला और बता दो। 90 माइनस थीटा के लिए मैंने ये बोला है कि ये जो फेस है प्रिज्म का पहला वाला, ये दिख रहा है,
इस फेस के साथ इस रे का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो अनडेविएटेड जाने का मतलब है कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल हो। तो पैरेलल तभी होगी जब ये वाला फेस और ये नॉर्मल पैरेलल है, ध्यान से चेक करो तो ये नॉर्मल ये वाला और ये फेस पैरेलल है, तो इसका इसके साथ भी उतना ही एंगल बनना चाहिए 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ज्योमेट्री लगा के देखो। अब क्या करोगे, आगे क्या करना है बताओगे? आगे क्या स्टेप लोगे? आगे तुम्हें सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगाना है। तो ऐसे देखो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में बाहर एयर है और फाइनल रिफ्रैक्शन में भी बाहर एयर है, तो हम इसमें म्यू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाते हैं। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन I1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड रिफ्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे, सेकेंड रिफ्रैक्शन में एक काम करते हैं, म्यू 1 वाला टर्म इधर लिखते हैं, म्यू 1 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस I1 इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन I2। ये हो गई सेकेंड। इसी तरह से थर्ड में म्यू 2 इंटू साइन 90 माइनस I2 इज इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन I3, और फिर म्यू 3 इंटू साइन 90 माइनस I3 इज इक्वल टू एयर इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। बोलो, बताओ पहले ये चारों सर्फेसेस पे स्नेल्स लॉ क्लियर है? कोई डाउट? ये चारों सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ क्लियर है? और अगर क्लियर है तो ध्यान से देखो, जो साइन 90 माइनस I2 साइन 90 माइनस I3 ये बन जाएंगे कॉस के टर्म्स, और कॉस हो जाएंगे तो क्या करो, सभी को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो देखो क्या मिलेगा, स्क्वायर एंड ऐड ऑल इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं म्यू 2 की वैल्यू मिल जाएगी, म्यू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 3 स्क्वायर माइनस 1। देखो बोलो, बेसिक हम लोगों ने हर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ यूज किया है प्लस ज्योमेट्री। बताओ कोई स्टेप बताना है तो इसमें, ये क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें देखो, प्रिज्म में नॉर्मल जो प्रिज्म है उसमें यही सारे पॉइंट्स हैं। अब क्या करेंगे कि इसी प्रिज्म से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ
थिन प्रिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म। देखो नॉर्मली हम थिन प्रिज्म तब बोलेंगे जब उसका प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से कम होगा, या क्वेश्चन में लिखा होगा कि थिन प्रिज्म है। ठीक है, तो थिन प्रिज्म में इस तरह से सपोज ये थिन प्रिज्म हो गया, ये वाला इसका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया जो स्मॉल है। ठीक है, अब थिन प्रिज्म में ये हो गया फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल, और थिन प्रिज्म में हम अगर एक काम करें, थिन प्रिज्म में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पहले केस में ले लेते हैं फॉर पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज मतलब जिसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल, या इसको हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस भी बोलते हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हुआ एंगल आई वेरी स्मॉल। तो देखो अगर आई स्मॉल होगा तो आई स्मॉल होगा तो R1 भी स्मॉल होगा। अब A स्मॉल है, R1 स्मॉल है, तो R2 और E भी स्मॉल बनेंगे। कहने का मतलब है कि सारे एंगल स्मॉल कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब ये लाइट रे बाहर आएगी तो इसका डेविएशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो देखो अगर ये एंगल स्मॉल है तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, फर्स्ट सरफेस पे क्या इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट सरफेस पे वैसे तो हम लोग लिखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन R1, बट उसको लिख देंगे इस बार आई अपॉन R1, तो आई अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू, और सेकेंड सरफेस पे लिखोगे तो R2 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। ये दो इक्वेशन बनेंगी। और डेविएशन को क्या लिखते हैं, डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब देखो ध्यान से, आई की जगह लिखेंगे म्यू R1, ई की जगह लिखेंगे म्यू R2 एंड माइनस ए। तो यहाँ पे अगर म्यू कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ए, और R1 प्लस R2 भी ए बन जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो ये जो डेविएशन आएगा ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये एक तरह से थिन प्रिज्म में पैरा एक्सियल रेज के लिए ये एक फॉर्मूला आ गया डेविएशन का। और इस डेविएशन के फॉर्मूले की खास बात ये कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके पहले क्या हम लोगों ने वो जो ग्राफ देखा था, वो ग्राफ में क्या था, वो ग्राफ में ये था कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एंगल आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट ध्यान रखना एंगल आई स्मॉल होना चाहिए, पैरा एक्सियल के लिए ही हम लोगों ने डिराइव किया ये फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप्स जो लिखे हैं, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन सेकेंड पॉइंट में हम इसमें इमेज फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर पैराएक्सियल रेज, इमेज फॉर्मेशन इन पैराएक्सियल रेज। देखना इसमें क्या है, इसमें हम लोग एक थिन प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, थिन प्रिज्म लेते हैं इसमें, और एंगल पता है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, और एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट सपोज इस प्रिज्म से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब देखो अगर थिन प्रिज्म होगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके फ्रंट फेस से ए डिस्टेंस है या बैक वाले फेस से, तो हम मान लेते हैं कि मिड पॉइंट से है। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रे जा रही है, कोई भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से, प्रोवाइडेड कि उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल हो, तो क्या होगा कि उस लाइट रे का आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म उसका डेविएशन होगा, और ध्यान से देखोगे तो उसका जो डेविएशन आएगा, ये डेविएशन उसका डेल्टा निकल के आएगा,
और डेल्टा की वैल्यू बनेगी a इंटू म्यू माइनस 1। और ये डेल्टा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। कोई भी लाइट रे जो जा रही है, प्रोवाइडेड कि उसके लिए आई स्मॉल हो, तो डेल्टा इतना निकल के आएगा। मान लेते हैं क्लॉकवाइज घुमा दिया उसने। सिमिलरली अगर हम एक लाइट रे ऐसी बनाए जो इधर से डेल्टा एंगल पे जा रही हो, तो देखो जो डेल्टा एंगल पे जा रही होगी वो भी डेल्टा घूम जाएगी, और ये जब डेल्टा घूमेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। देखो ध्यान से, इसमें भी डेल्टा का चेंज आया है। और क्या है कि इन दोनों रेस को अगर हम बैक ट्रेस करेंगे, इन दोनों रेस को अगर हम बैक ट्रेस करेंगे तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगा, और ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर आएगा। देखो ध्यान से, ये दो लाइट रेज हैं जिनको हमने बैक ट्रेस किया है, ये दोनों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो इनको हमने बैक ट्रेस किया, तो बैक ट्रेस किया तो ये इसका इमेज बन रहा है। ये वाला एंगल देखोगे ध्यान से तो ये डेल्टा आएगा, और ये हाइट निकालोगे अगर, या हाइट निकालोगे या डेल्टा वाई डिस्टेंस निकालोगे, तो ये डेल्टा वाई का जो डिस्टेंस है यानी कि ओ आई, ये हो जाएगा स्मॉल ए इंटू डेल्टा। तो ये आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए म्यू माइनस 1। तो तुम्हें ये याद रखना है कि अगर कभी प्रिज्म के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का, रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज उसके ठीक ऊपर बन रहा है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ऊपर बन रहा है, तो वो डिस्टेंस ये रही डेल्टा वाई। रियल ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज वर्चुअल बन रहा था। एक जो अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, ये जो ए रखते समय, ए जो है जब डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली जो ये ए है वो रेडियन में होना चाहिए, कैपिटल ए। डेल्टा लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डिग्री लिखो या रेडियन में लिखो, बट जब हम डेल्टा में डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। बताओ, क्लियर है ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों? सर डाउट है बताओ। हाँ, सर इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो ए का स्मॉल होने का तो कहीं यूज आया ही नहीं। ए का स्मॉल होने का यूज आया ना, अगर R1 छोटा है यस सर। तो R2 छोटा कैसे बोलोगे जब तक ए छोटा नहीं होगा। तो यस सर, थैंक यू सर। देखो फर्स्ट और सेकंड में कोई और डाउट? ये रिजल्ट इसका याद रखना, ये जो इमेज वाला रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। देन इसमें एक और स्पेशल केस है, थर्ड पॉइंट में, स्पेशल केस ऑफ थिन प्रिज्म व्हेन आई इज नॉट स्मॉल। अब देखो, अगर थिन प्रिज्म है, आई स्मॉल है, तब तो ये ऊपर के 2 पॉइंट हो गए, लेकिन आई तो हमारे हाथ में है ना, आई थोड़े ना हमेशा स्मॉल ही रहेगा। तो अगर आई स्मॉल नहीं है तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखना है ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमने प्रिज्म लिया है, थिन प्रिज्म है, एंगल इसका स्मॉल है, ए स्मॉल है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें क्या है कि सारा का सारा प्रिज्म में जो थ्योरी पढ़ रखी है
उन सबके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। और इस बार जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं ये स्मॉल नहीं है, बड़ा एंगल है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये बड़ा एंगल है तो R1 भी बड़ा आएगा। अगर I बड़ा है तो R1 बड़ा होगा, और A छोटा है। तो इस बार क्या होगा ना कि लाइट रे जो हमको पहले इधर की तरफ बेंड हो जाती थी वो हमको उधर ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जब हम इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे, इस सरफेस पे जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगी लाइट रे का, जिसको हम लोग R2 बोलते हैं, वो R2 सेम साइड नहीं बनेगा, वो इधर की तरफ बन जाएगा थोड़ा। ये देखो ध्यान से डायग्राम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि R1 की वैल्यू A से स्मॉल होती थी, तो R1 प्लस R2 A के बराबर था। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि A स्मॉल है, I स्मॉल नहीं है, I स्मॉल नहीं है तो R1 भी स्मॉल नहीं होगा, तो R1 A से बड़ा हो जाएगा। और R1 अगर A से बड़ा होगा तो R1 प्लस R2 A के इक्वल नहीं बनेंगे। तो उस केस में दिखाई क्या देगा, दिखाई हमको ये देगा कि लाइट रे उधर की तरफ जा रही है। और फाइनली जब ये बाहर निकलेगी तो वो इस तरह से E एंगल पे निकलेगी। डिफरेंट टाइप से होगा डेविएशन। अब यहाँ सबसे पहली बात तो ये नोटिस करने वाली कि R1 प्लस R2 A नहीं है, तो R1 R2 में क्या रिलेशन है, तो बताएगा कोई? दिख रहा है सामने डायग्राम तो मैंने बना ही दिया है। R1 R2 और A में इस बार क्या रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखो। ये वाला एंगल R1 से ऊपर वाला 90 माइनस R1 होगा, दिख रहा है। और ये पूरा एंगल 90 प्लस R2 है। तो इस बार क्या होगा कि 90 माइनस R1 और 90 प्लस R2 और प्लस A, ये तीनों मिलके 180 बनेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम ज्योमेट्री 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 एंड प्लस A, ये तीनों मिलके 180 डिग्री मिलेंगे, बनेंगे मतलब। तो यहाँ पे तुमको रिलेशन मिलेगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू A। तो ध्यान रखना कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A हमेशा नहीं होगा, कुछ कंडीशन ऐसी भी है जिसमें नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, जब भी R1 की वैल्यू A से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान से देखो, तो इस केस में डेविएशन क्या बनेगा। अब तुम अगर डेल्टा 1 निकालो तो डेल्टा 1 की वैल्यू होगी I माइनस R1, ध्यान से चेक करो क्लॉकवाइज। और डेल्टा 2 की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा 2 बनेगी E माइनस R2, लेकिन ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, अब मालूम तो है नहीं कौन बड़ा है, डेल्टा 1 बड़ा है या डेल्टा 2 बड़ा है। तो हम जब डेल्टा नेट लिखेंगे तो हमें मॉड लगाना पड़ेगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 में। तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करो, देखो क्या मिलेगा। तो ये आएगा I माइनस E माइनस A आएगा। देखो चेक कर लो एक बार, I माइनस E माइनस A बनेगा। मॉड लगा दिया है तो अगर माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे। या जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में बड़ा कौन होगा पता चल जाएगा, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देना, तो उसी के हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आंसर मिल जाएगा। बट ये बिल्कुल अलग है पूरा का पूरा केस, ध्यान से चेक कर लो एक बार। कोई डाउट है बताओ। केसेस चाहे जितने बदलते रहें, बेसिक बातें हमेशा सेम रहेंगी। बेसिक बात क्या है, बेसिक बात ये कि हर पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ज्योमेट्री से जो हमको दिखाई दे रहा है वो रिलेशन लिख लेंगे, और डेविएशन हर एक रे का हर पॉइंट पे डेविएशन निकाल रहे हैं और अकॉर्डिंगली ऐड कर रहे हैं। अब ऐड होगा तो ऐड करेंगे, यहाँ ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, एक रे ध्यान से देखो क्लॉकवाइज मुड़ रही है और एक रे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। स्नेल्स लॉ की इक्वेशन वही रहेंगी, लिख लो वो भी, साइन आई अपॉन sin R1 is equal to mu and sin R2 upon sin E is equal to 1 by mu, ठीक है ना। सर वो एंगल 90 माइनस R2 होगा कि 90 प्लस R2 होगा? 90 प्लस R2 लिखा होना चाहिए, सॉरी
90 प्लस R2, हाँ प्लस कर दो इसको, 90 माइनस R1 प्लस 90 प्लस R2 लिखो उसको, प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो R1 माइनस R2 A आ जाएगा। नाइनटी 99% क्वेश्चन तो देखो नॉर्मल जो ऊपर पड़ा था उस पे बेस्ड होंगे, प्रिज्म का जो थ्योरी है, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो इस कैटेगरी में है। और आईआईटी में ऐसी ही कैटेगरी में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कोई स्टेप बताना है मुझे दोबारा तो। देखो ये क्वेश्चन ट्राई करो, आईआईटी का ही है। हो गया। अब ये थिन प्रिज्म पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, भले ही वो एग्जैक्टली थिन ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो R1 की वैल्यू है वो एक्सीड कर रही होगी। देखो क्या कह रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड PQ, ठीक है, of a right angled triangular prism, refractive index √2, light undergo TIR at face PR। तो देखो क्या हो रहा होगा कि यहां से कह रहा है कि जब यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पे TIR हो जा रहा है, तो TIR होने का मतलब है ये एंगल जस्ट 45 डिग्री है। अब ध्यान से देखो इधर वाला एंगल 45 है, तो ये वाला R कितना बन रहा होगा, R बोलो इसको या R1 बोलो, कितना बनेगा ये एंगल? हम्म 30 डिग्री सर। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अच्छा R1 तो निकल आएगा ना, साइन अल्फा अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से साइन R1 की वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा 1/√2 और अपॉन म्यू यानी कि √2। तो यहाँ से R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ठीक है, 30 डिग्री R1 30 आ गया। अब ज्योमेट्री से क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला कोई याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ज्योमेट्री सही से बनाते जाओ। तो ज्योमेट्री से ध्यान से देखो तो लिखेंगे थीटा प्लस 90 प्लस R1 एंड प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाता है, 15 डिग्री। यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कह रहा है अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls normally on first face of prism having small refracting angle, ठीक है। तो falls normally, तो नॉर्मली का मतलब ये वाला केस हो गया। तो अगर नॉर्मली फॉल हो रही है तो पहले फेस से तो अनडेविएटेड अंदर चली जाएगी, और इसके बाद ये यहाँ इंसिडेंट होगी, तो यहाँ इंसिडेंट होगी तो ये वाला एंगल ए के बराबर बनेगा।
अब इसमें से क्या है कि यहाँ ए बन रहा है, तो जब ये बाहर निकलेगी तो ये वाला एंगल इसका ई होगा, और ई की वैल्यू निकालोगे तो म्यू टाइम्स ए आ जाएगी यूजिंग स्नेल्स लॉ। ये क्लियर है? मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ई की वैल्यू म्यू टाइम्स ए हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसमें से क्या हो रहा है कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ तो ये लाइट रे फिर से फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगी, और फर्स्ट सरफेस पे जब ये फिर से इंसिडेंट होगी तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ए होगा, तो ये वाला एंगल 2a आ जाएगा, और ये वाला एंगल अगर 2a है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये इधर की तरफ जाएगी तो ये एंगल, ये वाला एंगल म्यू टाइम्स 2a बनेगा। देखो, अब देखो क्या क्या गिवन है हमको। द रिफ्लेक्टेड लाइट स्ट्राइक्स विद द फर्स्ट फेस अगेन and emerges from it making an angle 4 degree with the reverse direction of incident beam, यानी कि mu into 2a की वैल्यू हमें 4 डिग्री दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन। और कह रहा है द डेविएशन सफर्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे इज 1 डिग्री फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन, तो रिफ्रैक्शन उसका डेविएशन कितना होगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, और ये वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री। अब इन दोनों से तुम्हें म्यू और ए दोनों मिल जाएंगे। कितना मिलता है बताओ? सर म्यू होगा साइन ई अपॉन साइन 2a। मैंने जो लिखा उसमें कहाँ डाउट है बताओ? मैंने जो लिखा है उसमें कहीं डाउट है? नो सर। ये वाली जो रे बनाई है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए तो हम लोग सीधे सीधे डेविएशन लिख सकते हैं ना, ई माइनस आई, तो म्यू ए माइनस ए हो जाएगा, यानी म्यू माइनस 1 इंटू ए, वो 1 डिग्री दिया हुआ है, और ये रिफ्लेक्टेड वाली रे है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकेंड सरफेस। जैसा जैसा कहते जा रहा वैसे मैं लिखता गया। कितना आता है यहाँ से? 3 डिग्री। ए की वैल्यू 1 ए की वैल्यू 1 आ रही है, और म्यू की वैल्यू 2 आ रहा है सभी का? सर रिफ्लेक्टेड रे को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए रे डायग्राम। ये वाली कहाँ से नहीं क्लियर है? ये यहाँ जो ये सर वाला एंगल, सेकंड सरफेस का, ये ए एंगल बनेगा, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये वाला एंगल भी ए बनेगा। देखो ध्यान से, अब जब ये पूरा एंगल 2a है, तो अगर ये पूरा 2a है तो ये पूरा 2a होगा, ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे ना भाई, ये लाइन और ये नॉर्मल तो पैरेलल होंगे ना, ये लाइन और ये नॉर्मल पैरेलल होंगे, तो ये एंगल 2a है तो ये वाला एंगल भी 2a है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। अब अगर अंदर एंगल 2a है तो बाहर एंगल म्यू इंटू 2a हो जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाया है, इसमें डाउट है तो बताओ? जैसे यहाँ पे लिखा कि समझ में आ गया सर। ए है तो बाहर एंगल कितना होगा, म्यू टाइम्स ए। ठीक है? यस सर। रे डायग्राम तुम जितना सही बनाओगे एकदम ठीक से, उतना जल्दी समझ में आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। ठीक है? और थिन प्रिज्म में एक पॉइंट और हमको स्टडी करना है, तो उसको हम लोग अलग से लिखते हैं, अलग से हेडिंग डालेंगे, एंड दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का क्या मतलब है? डिस्पर्जन का मतलब ये है, सबसे पहले इसमें लिख देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एज, तो म्यू का एक
एक्सप्रेशन है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा पावर 4। इस तरह से ये एक सीरीज है पूरी की पूरी, ठीक है, जिसको कॉशीज रिलेशन बोलते हैं। उस रिलेशन में हमें कुछ ज़्यादा खास डिस्कस नहीं करना है, बट हमें ये बात ध्यान से इस एक्सप्रेशन में ध्यान रखनी है कि लैम्डा अगर बढ़ रहा है तो म्यू की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 7 कलर्स हैं यानी बी आई बी जी वाई ओ आर विबग्योर, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर है और रेड कलर के लिए लैम्डा का वैल्यू 700 नैनोमीटर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो म्यू वी होगा, अगर हम व्हाइट लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाइट लाइट में मतलब सारे कलर हो गए, तो उस केस में म्यू वी जो बनेगा वो मैक्सिमम होगा अमंग ऑल कलर्स, और जो म्यू आर होगा रेड कलर के लिए वो मिनिमम होगा। अब बात आती है कि जब कई बार म्यू दिया रहता है, जैसे ग्लास का म्यू दिया हुआ है 1.5, तो वो कौन से कलर के लिए दिया होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो इसका एवरेज म्यू दिया होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो म्यू वाई दिया होता है। म्यू वाई जो होगा वो बेसिकली म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 के इक्वल होगा। एक तरह से इसको हम एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं फॉर व्हाइट लाइट। अगर कभी डिफाइन करना है कि एक ही डिफाइन करना है, तो उस केस में हम येलो के लिए डिफाइन कर सकते हैं, तो या तो येलो के लिए डिफाइन कर दो, या फिर अगर हमें वॉयलेट और रेड का पता है तो उसका हम मीन निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू। अब क्या है कि हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो अगर हम कोई प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहे उसके लिए हम लोग जो प्रिज्म सेलेक्ट कर रहे हैं वो थिन प्रिज्म सेलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो डिस्पर्जन वाला फेनोमेना है वो किसी भी प्रिज्म में एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस प्रिज्म के ऊपर, तो अब जरा बताओगे कि जो डेविएशन होता है, क्या डेविएशन कलर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो जैसे वॉयलेट कलर का डेविएशन होगा a इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1, रेड कलर का डेविएशन होगा a इंटू म्यू रेड माइनस 1, येलो कलर का डेविएशन होगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, बनेगा ना। हर कलर के लिए डेविएशन अलग अलग है, तो क्या लगता है इसको देखे किस कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, किस कलर का डेविएशन कम होगा। तो ये क्या है कि पूरा का पूरा कलर्स में सेपरेट हो जाएंगी लाइट रेज, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा डेविएशन, बताओगे सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा। सबसे ज्यादा डेविएशन होगा वॉयलेट कलर का, और सबसे कम डेविएशन किसका होगा, रेड कलर का। तो व्हाइट लाइट का ये जो स्प्लिटिंग है, व्हाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना, नोट कर लो इसमें पहले। The splitting of white light into its constituents colors due to difference in refractive index is called dispersion of light, ठीक है ना, is called dispersion of light। अब अगर हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, इस व्हाइट लाइट को आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से, इनिशियल डायरेक्शन, तो ये इसका इनिशियल डायरेक्शन था। डेविएशन अगर तुम मेजर करो ध्यान से, तो डेविएशन वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन ये बनेगा डेल्टा वी, और रेड कलर के लिए डेविएशन ये बनेगा डेल्टा आर, और इसी तरह से इनके बीच में अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग डेविएशन है, तो हर कलर का डेविएशन अलग है। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जिसमें से पहला टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और इसको लिखते हैं डेल्टा मीन।
तो मीन डेविएशन में कुछ खास बात नहीं है, जैसा नाम है वैसे ही कैलकुलेशन है। तो मीन डेविएशन इज सिंपली एवरेज ऑफ यानी डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 लिख दो इसको, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि येलो कलर के लिए जो डेविएशन है उसी को हम लोग मीन डेविएशन कह रहे हैं। तो वो हम निकाल भी सकते हैं, ध्यान से देखो तो डेल्टा मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करो, डेल्टा वी और डेल्टा आर ऊपर हमें दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 ऐसे लिख दो, या इसको लिख दो a इंटू म्यू वाई माइनस 1। दोनों एक्सप्रेशन करेक्ट मान ली जाएंगी, ठीक है ना। अगर हमें येलो का दिया हुआ है तो ठीक है, अगर येलो का नहीं दिया हुआ है तो हम वायलेट और रेड का एवरेज भी निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन, क्लियर है। देन सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो एंगुलर डिस्पर्जन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, मतलब किसी लाइट रे में कितना ज्यादा डिस्पर्जन हो रहा है वो ये एंगुलर डिस्पर्जन बताएगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन एक तरह से वॉयलेट और रेड की जो बीम की स्प्लिटिंग है उस बीम का एंगल हो गया, एक तरह से कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितने एंगल में डिस्पर्स हो रहा है। तो एंगुलर डिस्पर्जन डायग्राम से देख के बता सकते हो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखेंगे तो ये होगा a इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस a इंटू म्यू आर माइनस 1। तो तुम्हें यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखो, या फिर ये बनेगा a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। देखो ये फर्स्ट 2 डेफिनेशंस क्लियर है यहाँ तक, बताओ पहले कोई डाउट है तो। यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है, बताओ। मीन डेविएशन का मतलब हुआ डेल्टा वी और डेल्टा आर का एवरेज, और एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब हुआ डेल्टा वी और डेल्टा आर का डिफरेंस। थीटा जितना कम होगा हम लोग बोलेंगे कि डिस्पर्जन उतना कम हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये जो डिस्पर्सिव पावर है ये इसका डेफिनेशन है, डिस्पर्सिव पावर इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का रेशियो तो यहां से निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, देखो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई लिख सकते हैं, या अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। देखो, और डिस्पर्सिव पावर की खास बात यह है कि डिस्पर्सिव पावर तुम ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, या बोल सकते हैं ग्लास की प्रॉपर्टी है पूरी तरह से। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। It is property of glass material and does not depend on ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि उसके एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब ग्लास के जो टाइप होंगे ना वो डिस्पर्सिव पावर
की प्रॉपर्टी से मिलेंगे। जैसे अलग अलग टाइप होते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, तो इनमें जो डिफरेंस है वो डिस्पर्सिव पावर का डिफरेंस है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जिस ग्लास में ज्यादा डिस्पर्जन हो रहा है मींस उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। अब ग्लास कौन सा अच्छा है, जिसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है या डिस्पर्सिव पावर कम है, तो वो तो हम कहेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर हमें डिस्पर्जन चाहिए तो हमें अच्छे डिस्पर्सिव पावर का ग्लास चाहिए, और अगर हमें डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो हम कम डिस्पर्सिव पावर का ग्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम देखो ध्यान से, जब भी हम मटेरियल को यूज करते हैं, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं थिन प्रिज्म के लिए, बट इट इज जनरल कॉन्सेप्ट। मटेरियल को अगर हम यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल एलिमेंट है, लेंस है, प्रिज्म है, तो अगर हम उसमें डेविएशन को यूज कर रहे हैं तो हमको ध्यान से देखो तो डिस्पर्जन फ्री में मिल रहा है। डेविएशन तो है ही है, डिस्पर्जन उसके साथ अपने आप मिल रहा है। विदाउट डिस्पर्जन डेविएशन पॉसिबल नहीं है, या विदाउट डेविएशन डिस्पर्जन पॉसिबल नहीं है। दोनों चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, एक साथ हो रही हैं, डिस्पर्जन भी हो रहा है और डेविएशन भी हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी नीड के हिसाब से हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। सपोज हमें प्रिज्म को यूज करना है और हमें सिर्फ व्हाइट लाइट को डेविएट करना है, हमें डिस्पर्स नहीं करना है। तो अगर हम प्रिज्म यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट डेविएट भी होगी, डिस्पर्स भी होगी। तो डिस्पर्जन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म बनाएंगे। हम डिफरेंट ग्लासेस के दो अलग अलग प्रिज्म लेंगे और देखेंगे कि उनके कॉम्बिनेशन को अगर हम प्रॉपर तरह से सेट करें, वैल्यू सही से रखें, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डेविएशन तो होगा उस कॉम्बिनेशन से, लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। दोनों प्रिज्म डिस्पर्जन कैंसिल कर देंगे। कैसे पॉसिबल होगा, तो वो और एक बार चीज देख लो, छोटी सी है, तो नीचे नोट करके लिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन प्रिज्म्स। तो कॉम्बिनेशन में तो सीधे सीधे अगर हम लिखें तो ऐसे ही बोल देना चाहिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब सपोज हम दो प्रिज्म, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2, ये ले रहे हैं सपोज क्राउन ग्लास का, और ये ले रहे हैं सपोज फ्लिंट ग्लास का। क्राउन और फ्लिंट लेने का मतलब ये है कि इसका म्यू वी, म्यू आर और म्यू आई, और इसके लिए म्यू वी डैश, म्यू आर डैश और म्यू आई डैश, इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। इसका एंगल A1 है, इसका एंगल A2 है। तो अब देखो कोई भी लाइट रे जब इसके ऊपर इंसिडेंट होगी पहले प्रिज्म के ऊपर, तो फिलहाल मैंने इनको सीधा करके रखा हुआ है, मतलब दोनों सीधे रखे हुए हैं। दोनों सीधे क्या होंगे कि दोनों का डेविएशन और दोनों का डिस्पर्जन सेम डायरेक्शन में आएगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज नेट डेविएशन, तो नेट डेविएशन का मतलब होगा दोनों के डेविएशन का सम। अब दोनों का डेविएशन कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A1 म्यू y1 माइनस 1 प्लस A2 म्यू y2 माइनस 1। इसी तरह अगर हमें नेट डिस्पर्जन चाहिए तो डिस्पर्जन भी दोनों का ऐड होगा, क्योंकि दोनों सेम सेंस में रखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा A1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 प्लस A2 म्यू v2 माइनस म्यू r2। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन में डेल्टा और थीटा निकालना कैसे है। अब हमें अगर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमें डेविएशन चाहिए बट डिस्पर्जन नहीं चाहिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। हमें डेविएशन चाहिए विदाउट डिस्पर्जन। क्रोम का मतलब होता है कलर, एक्रोमेटिक का मतलब है कि कलर्स में सेपरेट नहीं होने देना है। तो देखो अगर हम चाहते हैं डेविएशन हो डिस्पर्जन नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें थीटा नेट की वैल्यू को 0 करना होगा। और देखो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें थीटा नेट 0 करोगे तो तुम्हें रिलेशन मिलेगा A2 इज इक्वल टू माइनस A1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू v2 माइनस म्यू r2। देखो ध्यान से, तो ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की कंडीशन आ गई। इस कंडीशन में नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि जो दूसरा प्रिज्म है वो पहले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड रखा होना चाहिए। सेकंड प्रिज्म should be kept inverted with respect to first one। ये क्लियर है, बताओ एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन।
अगर हमें दो प्रिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो डिस्पर्जन नहीं करे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि दोनों की थीटा कैंसिल हो जाए। तो दोनों की थीटा कैंसिल ऐसे होंगे कि एक सीधा रखेंगे और एक उल्टा रखेंगे, तो थीटा कैंसिल हो जाएंगे। और डेल्टा भी वैसे सबट्रैक्ट तो डेल्टा भी होंगे, लेकिन उनके थीटा अगर इक्वल हैं तो डेल्टा इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग हमने मटेरियल लिया हुआ है। तो क्या होगा कि थीटा डेल्टा हमको मिल जाएगा, थीटा लेकिन 0 रहेगा। तो इट इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और सेकंड है, सेकंड इसी तरह से बनेगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब है कि हम डेल्टा नेट को 0 करेंगे, और डेल्टा नेट 0 करोगे तो तुमको A2 मिलेगा, ध्यान से देखो, -A1 म्यू y1 -1 अपॉन म्यू y2 -1। देखो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, वो ये भी कह सकता है कि हमें इतना डेविएशन चाहिए, इतना डिस्पर्जन चाहिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो अननोन होंगे A1 A2। बट जैसा कह रहा है सॉल्व कर देना है। कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि दोनों के थीटा और दोनों के डेल्टा स्केलर सम होगा। अब बस ये ध्यान रखना कि एक को उल्टा रखा होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्पर्जन, पहले तो सिलेबस में लिखा हुआ था IIT के, अभी डिस्पर्जन के ऊपर काफी टाइम से कुछ पूछा नहीं गया है, एक आध बार ही आया हुआ IIT में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लो बस, सफिशिएंट है। देखो इसको करके देख लो। अब इसमें तो कह रहा है कि दोनों के अंदर ध्यान से देखो, तो दे नीदर प्रोड्यूस एनी एवरेज डेविएशन नॉर डू दे कॉज एनी डिस्पर्जन व्हेन द व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट, यानी उनका डेल्टा भी 0 है और उनका थीटा भी 0 है, दोनों ही 0 हैं। तो इसका मतलब है निकाला इसको, कुछ आंसर आया? डेल्टा नेट की वैल्यू बनेगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये हो जाएगा A1 म्यू y1 -1 प्लस A2 म्यू y2 -1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो तो A2 म्यू y2 -1 इक्वल टू आएगा -A1 म्यू y1 -1, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर इसके बाद थीटा नेट निकालेंगे, अगर थीटा नेट हो जाएगा θ1 प्लस θ2, तो ये हो जाएगा A1 म्यू v1 माइनस म्यू r1 प्लस A2 म्यू v2 माइनस म्यू r2, और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आएगा A2 म्यू v2 माइनस म्यू r2 इज इक्वल टू माइनस A1 म्यू v1 माइनस म्यू r2 म्यू r1 सॉरी, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमें ओमेगा दूसरे प्रिज्म का निकालना है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू v2
माइनस म्यू आर टू अपॉन म्यू वाई टू माइनस वन। तो अगर इसका रेशियो निकालोगे तो दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो और ये म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन अपॉन म्यू वाई वन माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। यानी जो पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर है वही दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर है, तो सेम ही मटेरियल होगा। एक तरह से मटेरियल भी सेम हो जाएंगे तो उनके एंगल A1 A2 भी सेम आ जाएंगे। फिलहाल हमें सिर्फ यही निकालना है, तो देख लो कितना हो जाएगा। ये आएगा 1.51 माइनस 1.49 एंड अपॉन 1.50। कितना आता है ये? ठीक है ना? तो नीचे माइनस 0.5 हो जाएगा। 0.5 माइनस 1 है, कितना बनेगा? 0.04 आ जा रहा है ना? ठीक है ना? एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे तुम्हें इस पे, HCV में भी हैं वैसे तो, बट जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेम मटेरियल्स कैसे बोला आपने? तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर इक्वल है तो मटेरियल सेम हो गया। ओमेगा मटेरियल प्रॉपर्टी तो है भाई। ये ओमेगा 2 लिखा हुआ है मैंने और ये ओमेगा 1 लिखा हुआ है, रेशियो सेम आ रहा है ना? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में।